दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त देश की राजनीति में उथल पुथल सी मची हुई है। कहीं डिफेक्शन हो रहा है, कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच गुत्थम गुत्थी है और कहीं विपक्ष स्वयं लड़ रहा है आपस में। तो हमने सोचा कि विपक्ष की राजनीति पर केंद्रित आज कुछ विशेष प्रस्तुति आपके सामने करूं। झारखंड का चुनाव यानी राज्यसभा का चुनाव, नतीजा कल ही आया और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त आरोप लगाया है अपने ही एलाइज पर, अपने ही सहयोगियों पर, खासकर सीपीआईएमएल पर, आरजेडी पर। दूसरी तरफ आरजेडी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अजीब स्थिति हो गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन था राज्यसभा का, वो कैंसिल हो गया। झारखंड में प्रणव झा का जो चुनाव था वो हार गए संख्या होने के बावजूद। ये क्यों हुआ? क्रॉस वोटिंग के पीछे क्या कारण था? कौन लोग थे? इसके अलावा दोस्तों, इंडिया ब्लॉक में क्या चल रहा है? क्या क्षेत्रीय पार्टियों के कांग्रेस में विलय की जो चर्चा चल रही है, कहीं मीडिया में, कभी पॉलिटिकल सर्किल में, उसमें क्या उसका मतलब है? वामपंथियों और कांग्रेस के बीच जो एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है केरल से लेकर और दिल्ली तक, उसका क्या अर्थ है और इसके क्या निहितार्थ हैं? सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की जो एकता है, क्या वो वाकई दरक रही है? क्या कोई वैचारिक संकट है? राहुल गांधी क्या इस विषय को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या इसको संबोधित करने में कहीं कोताही हो रही है? इन तमाम सवालों पर आज हमने सीपीआईएमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को आमंत्रित किया। दीपांकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये झारखंड में क्या हुआ दीपांकर जी, क्या ये ऐसा हो गया? देखिए, झारखंड में हमारे पास 2 एमएलए थे और जो मीटिंग हुई थी एक दिन पहले, वहां तय हुआ था कि हमारे दोनों विधायकों को कांग्रेस को वोट करना है। जेएमएम के अपने लोग वो खुद अपने उनके कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं। तो हमारे 2 विधायकों ने कांग्रेस को वोट किया। और जैसे आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में एक प्रावधान है कि आप पार्टी की ओर से पोलिंग एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं और विधायकों को उनको दिखा के वोट करना होता है। तो हमने हमारे 2 सीनियर लीडर्स को, पॉलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड हलधर महतो और सेंट्रल कमेटी मेंबर कॉमरेड गीता मंडल, दोनों को पोलिंग एजेंट भी नियुक्त किया था। वो वहां लोग मौजूद थे और दोनों विधायकों ने उनको दिखा के वोट किया है। इसलिए हमारी ओर से तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे दोनों विधायक के वोट कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। लेकिन हमने ये जरूर देखा कि जैसे ही कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस की ओर से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से पूरा आरोप माले के ऊपर, कहीं कहीं राजद के ऊपर, सहयोगी दलों के ऊपर लगाया गया। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि कई सारे अखबार, जो एथिक्स होता है कि वे हमसे भी पूछते, कांग्रेस के आरोप को ही सच मान करके बहुत सारे अखबारों ने उसको छाप दिया है। यहाँ तक कि हिंदू जैसे अखबार ने भी यही काम किया है। तो अभी हमने खरगे साहब को भी तुरंत एक चिट्ठी भेजी है कि ये बिल्कुल गलत है और इसमें जो भी जांच पड़ताल करना हो तो कांग्रेस को तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने घर में देखना चाहिए कि क्या हुआ। जहां तक हमारी बात है, हम इतनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारे लोगों ने जैसा तय था वैसे ही कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। आपने राहुल गांधी को संपर्क नहीं किया, उनको चिट्ठी लिखना या फोन उनको करना? भी हमने कल मैसेज कर दिया था, उनको भी हमने मैसेज कर दिया था। केसी वेणुगोपाल को भी मैंने मैसेज किया और प्रेसिडेंट को भी हमने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। हमने देखा कि कांग्रेस ने पहली बार अन्य दलों पर, हो सकता है उसने कई बार शिकायतें की हों या कोई आपस के कॉन्ट्रडिक्शंस को पब्लिक में लाया हो, लेकिन सीपीआईएमएल जैसी पार्टी जो अभी बिहार से उनकी दोस्ती शुरू हुई है सीपीआईएमएल से, और जिसको आमतौर पे एक आइडियोलॉजिकल और एक डिसिप्लिन्ड पार्टी माना जाता है, उसकी राय से, उसकी विचारधारा से किसी की असहमति हो सकती है, विरोध भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल और डिसिप्लिन पार्टी के तौर पे अगर पहचान है सीपीआईएमएल पर, तो कांग्रेस ने इस चुनाव के बाद ये सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बहुत ही जबरदस्त हमला किया कि सीपीआईएमएल और आरजेडी
इनके विधायकों ने डिच किया है, ये बिके हैं, ये क्रॉस वोटिंग की है। तो इतना गुस्सा खासकर सीपीआईएमएल पर कांग्रेस को ऑल ऑफ सडन कहां से आ पड़ा? ये पता नहीं कांग्रेस की क्या सोच है। मैंने ये बिल्कुल ही कोई भी गठबंधन में जब आप एक साथ हैं, और सीपीआईएमएल ने हमेशा चुनाव दर चुनाव बिहार में, झारखंड में जब भी हमारे एमएलए के वोट की जरूरत पड़ी है, हमने अपोजिशन को वोट किया है, कभी कांग्रेस को। अभी कुछ दिन पहले बिहार के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश प्रसाद को हम लोगों ने वोट किया। हमारे वोट से बिहार से उनके राज्यसभा सांसद जीते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पास ज्यादा विधायक थे तब भी। और ये तो बिल्कुल ही हमें लगता है कि आपत्तिजनक है कांग्रेस की ओर से इस तरीके की टिप्पणी। और निश्चित तौर पर आज आपने ठीक कहा कि ये चाहे सीपीआईएमएल की बात करें या केरला में सीपीएम को लेकर के जो अभी कांग्रेस का पूरा एक रुख है, वो तो ठीक नहीं है। एक गठबंधन के हिसाब से ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आपने सीपीएम का हवाला दिया केरल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको जिस तरह से राहुल गांधी जी ने चुनाव में जो भाषण किया था, उसके पहले पिनरई विजयन साहब ने जो भाषण किया था, ठीक है कि चुनाव में ये सब हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई 8 तारीख को, 8 जून को, उसमें राहुल जी ने अपने भाषण में एक वाक्य कहा जो जिसकी काफी आलोचना हुई है सीपीआईएम द्वारा, और बल्कि पिनरई विजयन से लेकर एमए बेबी तक और तमाम जितने पार्टी के बड़े नेता हैं, सबने इस पर बात की। वृंदा करात का भी मैं देख रहा था बयान कि भाई आप गले उनसे नहीं लगे, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप इस तरह की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कर रहे हैं? किसी ने तो ये भी कहा कि आप मोदी जी से गले मिलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पिनरई विजयन से मत लीजिए। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वाकई राहुल गांधी को पब्लिकली ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी? तो बिल्कुल, हमने तो उस समय इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी मैंने कही ये बात कि जो वैसे तो इंडिया ब्लॉक के अंदर जो मीटिंग हुई वो बात भी बाहर आ गई। कांग्रेस ने उसको एक स्पीच की तरह रिलीज किया, जबकि वो एक मीटिंग के अंदर की चर्चा थी। और जो उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा, सीपीएम के लोगों ने शिकायत की कि भाई जो आपने ईडी रेड के बारे में कहा कि क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, और अब जब ईडी की गिरफ्तारी हुई, उन लोगों ने कहा कि शायद अब इनको तसल्ली हो रही होगी कि चलो ठीक है, हुआ है। इस पर ही तो सीपीएम की बात थी, गले मिलने पर तो बात थी नहीं कि आप एक ईडी, जब कांग्रेस के ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई होती है तो उस समय तमाम दल के लोगों ने विरोध किया। ये सवाल तो हम लोगों ने भी पश्चिम बंगाल में भी उठाया कि ये इस मामले में कोई किसी जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा ईडी का इस्तेमाल किस रूप में कर रही है वो जग जाहिर है। तो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल, सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह, अब वो 400 पार नारा दे करके 240 पे आ गए थे, लेकिन अब ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके अभी 300 पार तो कर ले रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये ईडी और सीबीआई के बारे में ये कहना ये गलत था, निश्चित तौर पर वो ठीक नहीं था। और उसका जवाब ये नहीं था कि मैं गले नहीं मिल सकता। गले मिलने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक कोalition कल्चर तो बिल्कुल होना चाहिए, और ये समझदारी होनी चाहिए कि बीजेपी अपने सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल मोदी सरकार किस लिए, किस रूप में कर रही है। अगर ये समझ आपकी सही है तब तो उस पर कंसिस्टेंट सभी पार्टी के प्रति एक ही तरह से आपको रुख रखना होगा। इधर कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस के बाहर उसके जो समर्थक हैं या उसके जो आइडियोलॉग बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों में एक विमर्श ये आया है सामने, एक नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है, उसके नेता सबसे चमकदार नेता हैं और उनकी जो राष्ट्रीय छवि है वही केवल मोदी और शाह की जो सत्ता है उसको चैलेंज कर सकती है, शिकस्त दे सकती है। सर्वमान्य नेता हैं विपक्ष के, ठीक है, वो बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से उनकी काफी प्रतिष्ठा बड़ी है, लेकिन ये कि सभी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए, हालांकि उन्होंने लेफ्ट का जिक्र नहीं किया है उस मर्जर के बारे में, लेकिन बहुत सारे उनके बुद्धिजीवी कह रहे हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज का अब अस्तित्व नहीं होना चाहिए, सबको कांग्रेस में आकर विलीन हो जाना चाहिए। ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत समझदारी है भाई। पूरे देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है। बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ नहीं,
बल्कि वन स्टेट वन पार्टी हो, वन पार्टी स्टेट बन जाए हिंदुस्तान। और हम सब लोग समझते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी का मतलब ही है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। अगर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो रीजनल पार्टीज अपने समाज के, देश की वास्तव जो परिस्थिति है उसके आधार पर बनी है। हर रीजनल पार्टी हमेशा चलती भी नहीं है। पार्टियां बनती है और तब तक चलती है जब तक उन पार्टियों का कहीं कोई औचित्य है, कोई राजनीतिक सामाजिक ऐसी कोई उनकी भूमिका है जो कहीं ना कहीं किसी इलाके के लिए, कुछ लोगों के लिए जिसकी जरूरत है। तो हमें लगता है कि जो पिछले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन था, कांग्रेस को 100 सीटें मिली और कुल मिलाकर के 200 शायद 34 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। इसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते। उस समय रीजनल पार्टीज काफी मजबूत थी। टीएमसी बंगाल में मजबूत थी, आपके डीएमके तमिलनाडु में काफी मजबूत थी। उस समय तक भी शिवसेना और एनसीपी की काफी मजबूत स्थिति थी। महाराष्ट्र में सपा मजबूत थी, राजद भी काफी मजबूत थी। ये तमाम जो रीजनल पार्टीज की मजबूत उपस्थिति, इससे इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को, मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी पार्टी को मिला है रीजनल पार्टी से, वो पार्टी है कांग्रेस। वो पार्टी है कांग्रेस इसमें, इंडिया गठबंधन में। और अगर रीजनल पार्टीज कमजोर होती है तो उससे वो कमजोरी कांग्रेस के ऊपर भी आकर के मार करेगी। कांग्रेस भी तब कमजोर होगी। ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टी के कमजोर होने से ऑटोमेटिक कोई कांग्रेस के लिए कोई स्पेस बन जाएगा इस देश में। तो मुझे तो लगता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई सभी पार्टी मार्च कर जाए, वो शायद इस पूरे दौर को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दौर क्या है और बीजेपी क्या चाहती है। इधर राहुल जी पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि ये सरकार अब 1 साल के अंदर गिर जाएगी। अब पता नहीं किस आधार पर वो बोल रहे हैं, लेकिन इस दौर में हम जो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस समय डिस्परेट है कि उनको सभी बिल पास कराने हैं। डिलिमिटेशन हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसके लिए उनको 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 बहुमत लाने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में वो हर तरह के साम दाम दंड भेद, हर तिक्रम अपना रहे हैं, लगातार पार्टियों को निगलते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि हमें ये रीजनल पार्टी के खिलाफ बोलना, ये तो बिल्कुल गलत समझदारी है। देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत हो और सब लोग मिल करके भाजपा के इस पूरे लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो हरकत है, इसके खिलाफ एक साथ मिल करके डटकर मुकाबला करें। लेकिन कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ये तो नहीं सोच रही है कि रीजनल पार्टीज अगर कमजोर हो रही हैं, जैसा आप भी मान रहे हैं कि आरजेडी या और पार्टियां, रीजनल पार्टियां पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर हुई हैं, और कई पार्टियों पर यह भी आरोप लगता है कि वो केंद्रीय सत्ता से डर गई हैं और मजबूरी में कई बार छुपे ढंग से या कई बार टैक्टिकल ढंग से कंप्रोमाइजेस भी करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि रीजनल पार्टीज अगर मर्ज कर जाएंगी तो उनको एक बड़ी पार्टी की छाया मिलेगी, पैट्रोनेज मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी और शाह जी की पार्टी से मुकाबला करना कांग्रेस के को आसान हो जाएगा, तो इसलिए मर्जर जरूरी है, ऐसा एक नहीं, इसमें देखिए दो तरह के रीजनल पार्टीज हैं। कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो कांग्रेस से टूट करके बनी है, ठीक है। जैसे एनसीपी एक पार्टी थी, यहाँ आपके टीएमसी पार्टी है। तो कांग्रेस से टूट करके जो पार्टियां बनी हैं, वो पार्टियां चाहे तो कांग्रेस में मर्ज कर सकती है। वो उन पार्टियों की एक ही परिवार की पार्टियां हैं, समय समय की बात होती है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में, जैसे सपा को ले लीजिए, आप राजद को ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड थी, आप झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले लीजिए या डीएमके को ले लीजिए, ये सब पार्टियां बिल्कुल एक अलग जो देश में राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक जो ट्रेंड है उसको रिफ्लेक्ट करने वाली पार्टी है। ये पार्टियां कांग्रेस से टूट करके नहीं बनी है। इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां भी कोई कांग्रेस से टूट करके नहीं बनी है। तो कांग्रेस में तो समय समय पर मान लीजिए बाकी पार्टियों से गए, और सबसे बड़ी बात तो इस दौर में कांग्रेस पार्टी टूटती रही है। कांग्रेस पार्टी टूट करके पार्टियां मान लीजिए भले ना बन रही हो, इस समय आप देखेंगे कि हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के जो बहुत सारे जो बीजेपी के आज के दौर के चर्चित सब चेहरे हैं, नफरत फैलाने वाले, वो सब कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए हैं, सारे के सारे कांग्रेस से आए हैं।
तो इसलिए वो अपोजिशन पार्टीज, रीजनल पार्टीज मर्ज कर जाए, इसकी कोई मतलब नहीं है। रीजनल पार्टीज कमजोर हो तो उसमें कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। जहां जहां रीजनल पार्टीज कमजोर हुई है उससे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है। अगर राजद कमजोर हो जाए तो आप देखेंगे कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी पूरे बिहार में। अगर जेएमएम कमजोर हो जाए तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी पूरे झारखंड में। सपा कमजोर हो जाए तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग भी ऐसा समझ रहे हैं कि किसी तरह रीजनल पार्टीज कमजोर हो जाए और तभी देश में डेमोक्रेसी मजबूत होगी और तभी देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ये सोच बिल्कुल शॉर्ट साइटेड, गलत सोच है। तो ये बात आखिर कांग्रेस पार्टी में क्यों इतनी आई मीन डोमिनेंट है, हो गई है कि इस पर सारे बड़े नेता भी इसी तर्ज पर बात करने लगे हैं? क्या राहुल गांधी को जो लोग भी, मैं नहीं जानता कि क्या फंक्शनिंग है केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी में, लेकिन क्या कुछ सलाहकारों के स्तर पर ये कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है? क्योंकि तो आप तो अलायंस के पार्टनर हैं, आपकी बात भी होती रहती होगी राहुल जी से। नहीं, हमें लगता है कि देखिए, इसमें लोग अगर समग्रता में चीजों को ना देखें तो अब समझना मुश्किल होगा। कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि भाई देश में मोदी जी के नाम पर सरकार चल रही है और इसीलिए कोई व्यक्तिगत तौर पर मोदी का कोई विकल्प, उसी कद के कोई एक नेता हो तो ठीक है, कोई एक विकल्प। लेकिन लोग जब विकल्प की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोग कोई मोदी के खिलाफ एक कोई व्यक्ति नेता की बात करते हैं। लोग जब विकल्प ढूंढते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई आप जो देश की स्थिति हो गई है, ये जो आर्थिक संकट है, ये जो देश के तमाम संस्थाओं को बीजेपी ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, संविधान कानून का राज ये बिल्कुल खत्म हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य उसका ऐसा निजीकरण हुआ है कि अब आम लोगों के पहुंच से बाहर हो जा रहे हैं। तो लोग इसका बदलाव चाहते हैं। लोगों के दिमाग में, नजर में नीतिगत विकल्प ज्यादा है और इसीलिए हम तो समझते हैं कि नीतिगत विकल्प चाहिए, वैकल्पिक एजेंडा, वैकल्पिक नीतियों के साथ। और वो विकल्प निश्चित तौर पर भारत जैसे देश में, जहां एक इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, इतनी विशालता है, वहां एक मल्टी पार्टी, एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक विकल्प हो सकता है। इसलिए मैंने तो यही लिखा कि भारत देश के लिए जो बात लागू है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और रादर हमने कहा कि यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, जो भारत देश के लिए, इंडिया एज ए कंट्री जिसके लिए, उसके लिए जो लागू होता है, इंडिया एज ए पॉलिटिकल कोalition, इंडिया गठबंधन के लिए भी वही बात लागू होती है। ये आपने द हिंदू में अभी हाल में एक आर्टिकल लिखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने बिल्कुल बिल्कुल उसके आखिर में मैंने यही कहा। जी जी, तो उसमें आपने लेकिन अप्रिशिएट किया राहुल गांधी के प्रतिरोध की धारणा को, और आपने कहा कि जो ये प्रतिरोध को बिल्ड करना चाहते हैं वो अप्रिशिएट करने लायक एक बात है। और फिर लेकिन आपने जब गठबंधन और मोर्चेबंदी पर जो टिप्पणी उनकी आई, पार्टियों को लेकर जब टिप्पणी आई, तो आपने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि कांग्रेस की बैठक में ये भाषण उनका पूरी तरह असरदार लगता, लेकिन 23 अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के इस साझा मंच पर जो भारत के संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है, इसके कुछ हिस्से बेसुरे लगे। यानी उनके भाषण के कुछ हिस्से बेसुरे लगे। तो प्रतिरोध का जो पहलू है वो, और जो प्रतिरोध बेसुरा नहीं था। प्रतिरोध तो बेसुरा नहीं है, प्रतिरोध की जरूरत है। लेकिन आप जैसे प्रतिरोध के बारे में जो उन्होंने कुछ उदाहरण दिया, वो सारे उदाहरण जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मुहिम चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, निकोबार आइलैंड को लेके, लेकिन देश में प्रतिरोध तो चल रहा है। इतना बड़ा किसान आंदोलन, ये नागरिकता कानून के संशोधन के खिलाफ पूरे देश में इतना जबरदस्त शाहीन बाग से उभार, वो है रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के दौर से छात्रों का लगातार धारावाहिक आंदोलन, इस देश में संविधान को लेके, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर के दलितों में जो चिंता है, उनकी बेचैनी है, उनका आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन। तो मेरे ख्याल से प्रतिरोध के प्रति जो नजरिया है वो बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। और सच कहिए तो हम लोग तो बार बार यही बात करते रहे हैं इंडिया गठबंधन में कि इंडिया गठबंधन को अगर हम एक सिर्फ चुनावी गठबंधन समझेंगे, वो भी संपूर्ण नहीं, कई राज्य में वो चुनावी गठबंधन भी अधूरा है।
और उसके बाद सिर्फ संसद में उसकी भूमिका के बारे में सोचेंगे कि मिलकर के किसी बिल के खिलाफ वोट करना है, इतने भर से तो कोई इंडिया गठबंधन का काम चलेगा नहीं। तो इंडिया गठबंधन को एक आंदोलन पर आधारित एक व्यापक जनता का, इसलिए मैं इसको कहता हूं कि इंडिया सिर्फ नहीं, इंडिया प्लस, हमें इंडिया प्लस बनना होगा, जिसमें और भी जितने आंदोलन चल रहे हैं, सिविल सोसाइटी है, उसके साथ एक बहुत जीवंत किस्म के रिश्ते हमें बनाने होंगे। तो बात यही है, हमने इसलिए बेसुरा कहा कि राहुल गांधी के सामने उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, दोहरा कार्यभार है। एक है कि कांग्रेस को री एनर्जाइज करना है, कांग्रेस में नई ऊर्जा की जरूरत है, एक तरह से कांग्रेस का नए खोज की जरूरत है, री इन्वेंशन ऑफ कांग्रेस उसको उसकी जरूरत है। तो ये काम वो कर रहे हैं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा इस दौर में संविधान को लेके हो, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ हो, या इस देश में सामाजिक बराबरी के सवाल पर हो, पर्यावरण के सवाल पर हो, तो राहुल जी बोलते रहे हैं, अच्छी बात है, इसकी हम लोग भी लगातार तारीफ किए हैं। लेकिन जो काम कांग्रेस के लिए करना है और साथ साथ एक व्यापक गठबंधन भी चलाना है, तो वो व्यापक गठबंधन तो ऐसा गठबंधन है हमारे हिसाब से, पार्टी के हिसाब से देखिए तो आपको लगेगा कि 22-25 पार्टियों का है, उसके भी अलग डायनामिक्स होते हैं। सभी पार्टियों के साथ आपके पास एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो रिलेशन होना चाहिए। अगर हम इसको विचारधारा के आधार पर देखें तो जाहिर सी बात है कि 20-25 विचारधारा नहीं है। विचारधारा के धरातल पर जब आप देखेंगे ऐतिहासिक तौर पर, तो हम जैसे राहुल गांधी भी लौट गए आजादी के आंदोलन में। आजादी के आंदोलन में उन्होंने कहा कि 1927 से पहले कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने तय कर लिया कि पूर्ण स्वराज हमारे सामने लक्ष्य है, तब से कांग्रेस एक प्रतिरोध एक तरह से प्रतिरोध आंदोलन बन गई। चलो सही बात है कि पूरे आजादी के आंदोलन तक, लेकिन आजादी के बाद तो कांग्रेस फिर वही शासक पार्टी बनी। उस समय तो बल्कि गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस की भूमिका समाप्त हो गई है, कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। तो उसके बाद का जो पिछले 1947 के बाद की जो कांग्रेस है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो देश में ज्यादातर शासक दल और अभी पिछले कुछ सालों से विपक्षी पार्टी के रूप में, कई राज्यों में विपक्षी पार्टी के रूप में है। तो पहली बात तो कांग्रेस जो 27 के बाद अगर प्रतिरोध का आंदोलन बना, तो वो चरित्र कांग्रेस का बरकरार नहीं रहा। वो चरित्र फिर कांग्रेस के अंदर आपको पैदा करना है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन कोई अलग पार्टी है। सेकंड, उनकी समझदारी जो थी कि जो देश में रीजनल पार्टीज हैं, वो रीजनल पार्टीज डेमोक्रेटिक इंडिया के आधार पर बनी है, तो उनके लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। कांग्रेस को अगर डेमोक्रेसी देश में न भी हो, तब भी कांग्रेस झेल लेगी और कांग्रेस इससे मतलब मुकाबला कर लेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सरलीकरण है। ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन भी 100 साल से ज्यादा कम्युनिस्ट आंदोलन की उम्र है। तो जितना आजादी के आंदोलन में, ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी, कांग्रेस नेतृत्वकारी मंच के रूप में उभरी थी, लेकिन वहां सोशलिस्टों की भूमिका, वहां आपके कम्युनिस्टों की भूमिका, भगत सिंह और उनके पूरे साथियों की भूमिका, आप पूरे आज, उस समय हम लोग अलग अलग करके बोलते थे, लेकिन आज जो फुले, पेरियार, अंबेडकर एक बाकायदा एक्सट्रीम के रूप में हम लोग कहते हैं, और जिनके बारे में आप कहेंगे कि अंबेडकर ने तो कोई चुनाव, भारत की आजादी के दौर में वो जेल नहीं गए, लेकिन जो आजादी के लिए जो दो सवाल थे कि आजादी कैसे आएगी और आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, तो आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, उसका संविधान कैसा होगा, उसका समाज कैसा होगा, इस पर जो लोग काम कर रहे थे, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इस पर जो लोग काम कर रहे थे, वो भी आजादी के आंदोलन का ही नेतृत्व कर रहे थे। जो ठीक है जेल में नहीं गए और अंग्रेजों के खिलाफ उस तरह से आजादी पाने के लिए नहीं लड़े, लेकिन पूरा आजाद हिंदुस्तान के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। तो उस समय भी 3-4 विचारधाराओं का एक साझा एक तरीके से प्रयास था आजादी के आंदोलन में, कभी कभी एक साथ, कभी अलग अलग, लेकिन कुल मिलाकर के हम सब आइडियोलॉजिकल स्टेक होल्डर्स हैं। फ्रीडम मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तो आजादी के आंदोलन कई विचारधारा, कई पार्टियां पूरे देश में, उसको मिला करके आजादी का आंदोलन। इसलिए हम जो बार बार बात कहते हैं कि आजादी का आंदोलन था और आज देश में हमें दूसरी एक आजादी की लड़ाई चाहिए, वो आजादी की लड़ाई जिससे हमें संविधान मिला, जिससे आजादी मिली, जिससे हमें लोकतंत्र मिला, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पूरा एक
फ्रेमवर्क मिला, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ा है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। उसमें नए सिरे से जान फूंकने की जरूरत है। और आज संविधान, लोकतंत्र, इस देश की आजादी भी कह लीजिए तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके मिली, और आज वही अमेरिका के खिलाफ वही आजादी, हमें साम्राज्यवाद विरोधी आजादी, उसको फिर से उसकी दावेदारी जताने की जरूरत है। और शायद इसीलिए भगत सिंह ने सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद नारा नहीं दिया, इसके साथ उनका जो दूसरा पार्ट है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि उनको पता था कि एक साम्राज्यवाद अगर जाएगा भी, कोई दूसरा साम्राज्यवाद आकर के भारत में अगर कहीं भूरे अंग्रेजों का राज आएगा तो दूसरे साम्राज्यवाद भी उनके साथ देश के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। तो हमें लगता है कि ये बातें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। ये दो अलग अलग भूमिका है, कांग्रेस पार्टी को चलाना और पूरे इंडिया गठबंधन को चलाना। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन दोनों एक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को हम ठीक से चला लेंगे, ऑटोमेटिक उससे इंडिया गठबंधन बन जाएगा, तो नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मजबूत कांग्रेस पार्टी भी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस की मजबूती के बगैर इंडिया गठबंधन भी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन उसी तरह इस देश में जो अन्य विचारधाराएं हैं, गैर कांग्रेस जो क्षेत्रीय दल है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनकी भी सख्त जरूरत है इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल, आखिर में कम्युनिस्ट पार्टियों का आपने जिक्र किया। अभी देश में कहीं भी वामपंथियों की या कम्युनिस्टों की कोई सरकार नहीं है। अब तक एक परिदृश्य ऐसा था कि किसी न किसी राज्य में कोई न कोई सरकार रहती थी लेफ्ट की, खासकर सीपीआईएम लेड लेफ्ट फ्रंट की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। तो एक इस तरह का सोच उभरा है हमारे देश के बुद्धिजीवियों में, मीडिया में, पॉलिटिकल सर्किल में, कि कम्युनिस्ट जो हैं, वामपंथी जो हैं, भारत में अब समाप्त हो रहे हैं सरकार के में न होने के चलते। आपको क्या लगता है कि ये वो मौका है जब कम्युनिस्टों को, तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों को आपस में, बल्कि और भी जो लोग भी अपने को वामपंथी कहते हैं, क्या उनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए? क्या उनके बीच भी कोई मर्जर जैसी बात या कोई एक इवॉल्व हो, कोई नया एक बड़ा प्लेटफॉर्म, क्या ऐसा इसमें है कोई? बिल्कुल, अब इसमें तीन बात है। पहली बात तो सरकार नहीं है और इसीलिए कम्युनिस्टों की प्रासंगिकता खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि सरकार जो है वो 77 के बाद ही बनी और चली। और इसमें केरला में जो इस बार की हार हुई है, वो बिल्कुल लोग इसको जान रहे थे कि हार होने वाली है, क्योंकि 10 साल से सरकार चल रही थी, तो केरला के हिसाब से तो 5 साल ज्यादा ही चल गई थी सरकार। तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर आज देश में मजबूत कम्युनिस्ट आंदोलन की जरूरत है। जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बीजेपी सत्ता में आ गई है और आते ही बुलडोजर राज लेकर के बंगाल पर वो हावी होने की कोशिश कर रही है। तो अब देखिए, कहने के लिए तो सीपीएम के पास एक ही एमएलए है, कहने के लिए लेफ्ट के पास सिर्फ 5% वोट है, लेकिन बंगाल में इस समय जो भी ये पूरे बुलडोजर राज के खिलाफ जमीन पर जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं, उस पे सबसे ज्यादा वामपंथी कार्यकर्ता, वामपंथी पार्टियां, चाहे हमारी पार्टी सीपीआईएमएल हो, सीपीएम हो, हमारे ट्रेड यूनियंस हो, छात्र संगठन हो, सबसे ज्यादा इन्हीं की भूमिका है। तो इसलिए वामपंथी जो भूमिका है, वो तो चाहे आपके पास वोट बहुत ज्यादा हो ना हो, लोग जानते हैं कि आंदोलन की जब जरूरत पड़ेगी और मजबूत विचार और इरादे की जब जरूरत पड़ेगी, तो मजबूत विचार के लिए और सशक्त जन आंदोलन के लिए कम्युनिस्ट पार्टियां ही सबसे मजबूत, भरोसेमंद इसके वाहक हैं। और बातचीत जरूर पार्टियों को आपस में करनी चाहिए। हमने देखा कि तमिलनाडु में नया दौर शुरू हुआ, नई सरकार आई और तब से तीनों पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, उनके बीच में आपसी एक समन्वय कमेटी भी बनी है और लगातार लोग बैठक कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम ले रहे हैं। बंगाल में भी हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा इस बार, और चुनाव के बाद भी साझा आंदोलन हम देख रहे हैं कि इसकी बिल्कुल संभावना है, जरूरत है। लेकिन कोई मर्जर हो जाए और बिना मर्जर कोई काम नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि हम इसको कम्युनिस्ट आंदोलन में जो 3 पार्टियां बनी, सीपीआई और फिर सीपीएम और फिर सीपीआईएमएल, इसको कम्युनिस्ट आंदोलन की मैं कमजोरी नहीं मानता। इसको मैं कम्युनिस्ट आंदोलन का विस्तार मानता हूं कि पूरे देश में जहां सीपीआई नहीं पहुंच पाई थी, वहां सीपीएम वाले पहुंच गए,
जहां सीपीएम भी नहीं पहुंच पाई थी वहां सीपीआईएमएल पहुंची है। तो इसीलिए कोई तीनों पार्टी उनके अलग अलग औचित्य है, अलग अलग अपने आधार क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि हम लोग मिल बैठ करके जरूर, जहां साझी कार्रवाई चाहिए, एक यूनिटी इन एक्शन चाहिए, यूनाइटेड एनालिसिस, यूनाइटेड इंटरवेंशन चाहिए, वो यूनिटी जब तक विकसित हो तब तक संगठन के रूप में समय हो सकता आएगा कभी कोई समय भी आ सकता है कि जब एक पार्टी बन जाए, लेकिन एक पार्टी बन जाए तभी कुछ हो पाएगा, ये पूर्व शर्त है। मैं हरगिज ऐसा नहीं मानता। शुक्रिया, शुक्रिया दीपांकर भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आपका भी आपके दर्शकों आपने बात की। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।